अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि देश के अंदर अब कास्ट सेंसस होनी चाहिए और हमारे पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनकी आबादी के प्रामाणिक आंकड़े आने चाहिए, जिससे सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका सही मायनों में जो लाभ है योजनाओं का वो पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो हमने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है, समय आने पर वो भी कर लेंगे। सोच हमारी यही रहती है कि हम दो दल हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों की अपनी ताकत होती है, छोटे दलों की अपनी ताकत होती है, बड़े दल की अपनी ताकत होती है। कहाँ पे हमारी सिनर्जी बेहतर हो सकती है, आप जीत सकते हैं आप लड़ लीजिए, हम जीत सकते हैं हम लड़ लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है? बड़े दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, जो सहयोगी दल हैं बीजेपी की उनकी अपनी रणनीति। अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। चुनाव सर पर है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री। अनुप्रिया जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि चुनाव अब लगभग सर पे आ रहे हैं, पहले ये बताइए कि अपना दल कितना तैयार है और अपना दल की अपनी रणनीति क्या है? देखिए, अभी मैं हमारे पार्टी की संगठन समीक्षा बैठक ही चल रही थी। एक एक ज़िले के संगठन की समीक्षा के लिए हमारी टीम गई थी लखनऊ से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता थे, और हर संगठन की वास्तविक स्थिति क्या है उसकी एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो हमारे सारे जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, एक एक से पूरी वास्तविक जो सिचुएशन है उसको डिस्कस किया जा रहा है। कहाँ वो पार्टी लीडरशिप को कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं, जो उसमें कमी है उसको सुधार के लिए उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो हम अपने पूरे प्रदेश के अंदर हर ज़िले के संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने साथ में चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सहयोगी पार्टी के साथ, लेकिन हमारे हर ज़िले में हमारा संगठन हो, क्योंकि दोनों पार्टियों का संगठन जब मिलकर चुनाव लड़ेगा तभी बेहतर परिणाम भी होंगे। तो हम अपने संगठन को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगी, सहयोगी दल हैं, तो क्या सीटों का जो आप लोगों का डिमांड है, क्या पिछली सीट बराबर की सीटों पे लड़ेंगी, ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगी, क्या होगा इस बार? देखिए, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो हमने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है, समय आने पर वो भी कर लेंगे। सोच हमारी यही रहती है कि हम दो दल हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों की अपनी ताकत होती है, छोटे दलों की अपनी ताकत होती है, बड़े दल की अपनी ताकत होती है। कहाँ पे हमारी सिनर्जी बेहतर हो सकती है, आप जीत सकते हैं आप लड़ लीजिए, हम जीत सकते हैं हम लड़ लेते हैं। जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि हम फिर से सरकार बनाएं। तो समय आने पर इसकी भी चर्चा कर लेंगे। आपको मेनली माना जाता था कि आप लोग पूर्वांचल में आपका प्रभाव ज़्यादा है, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, उस इलाके में। क्या आप लोग इस बार इस तरफ भी बढ़ेंगी? कानपुर कहा जाता है कि आप लोगों का पुराना गढ़ है, पिताजी आपके पिताजी का इलाका है, कुछ उस इलाके में भी सीटें आप चाहती हैं? देखिए, अब कोई अगर अपना दल की छवि को कमतर आंकने की दृष्टि से ऐसा कहना चाहे कि नहीं तो केवल पूर्वांचल में केंद्रित है, तो ये उसका अपना ओपिनियन हो सकता है। मैं इसी वक्त आपको पूरे प्रदेश भर से आए हुए एक एक जिला अध्यक्ष से मिलवा सकती हूँ और उनके टीम की पूरी स्थिति भी बता सकती हूँ। तो पार्टी हमारी बहुत तेज़ी से विस्तार भी कर रही है और संगठन हमारा हर ज़िले में खड़ा भी हो रहा है। और सीटें हम कहाँ लड़ेंगे ये अभी इसका खुलासा मैं नहीं कर सकती, लेकिन अपने सहयोगी दल के साथ चर्चा करके निश्चित रूप से मैं ये ज़रूर विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 2022 में हम और भी बेहतर स्थिति में नजर आएंगे। बीजेपी को जो वोट मिले या एनडीए को जो पिछली बारी वोट मिले, कहा जाता है कि ओबीसी के दम पर ये सरकार बनी है। इस बार आपके हिसाब से क्या ओबीसी खुश है, नाराज़ है, बीजेपी के एनडीए के साथ रहेगा, क्या स्थिति है इसमें? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि 45 से 50% की आबादी है, एक बहुत बड़ा वोटर साइज है। और जहाँ तक साथ रहने या ना रहने का विषय है, तो इतना बड़ा समुदाय है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि 100% हर मुद्दे पर सेटिस्फैक्शन है। कुछ बीच बीच में समस्याएं आई हैं जिनका समाधान भी हुआ है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिनका अभी समाधान नहीं हो पाया है। ऑल इंडिया, जैसे नीट में ऑल इंडिया कोटा जो हमारे ओबीसी के लिए लागू पहले नहीं था, जिसके लिए हमारे काफ़ी अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि हर वर्ष हज़ारों सीटों का नुकसान हो रहा था, उसका समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी एक विषय हमारा चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें हमारे कई हज़ार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है।
तो उनका मसले का हल अभी नहीं हुआ है और हम सरकार से निरंतर ये बात कह रहे हैं कि इस मसले का भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ हल करे, क्योंकि सरकार यदि इन मुद्दों को समय रहते सुलझाएगी तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का आक्रोश जो है इस वर्ग में उसको वो अपने आप स्वतः समाप्त आपको लगता है आक्रोश है ओबीसी में सरकार के खिलाफ? इस विषय को लेकर मैंने कहा, ये मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर रही हूँ कि एक विषय था उसे सरकार ने खत्म किया। एक इतना बड़ा समुदाय है तो बहुत सारे विषय उठते रहेंगे, डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारे इश्यूज समय समय पर आते हैं। सरकारें संवेदनशील होती हैं, उनका समाधान करती हैं। जैसे मैंने आपको नीट का एग्जाम्पल दिया कि सरकार ने उसका समाधान किया है, तो ये भी एक विषय है जिसका समाधान हो जाना चाहिए और हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे छात्रों में संतोष का भाव आएगा। आप एक मुद्दा लगातार उठा रही हैं इन दोनों, वो है जातीय जनगणना की। तो बीजेपी की तरफ से अभी कुछ लोगों ने भले ही इसकी बात की हो, लेकिन बीजेपी अभी सैद्धांतिक तौर पर तैयार नहीं दिखती है। तो क्या है ये मुद्दा और क्या आप इसको उठाती रहेंगी? देखिए, इस देश के अंदर 1931 के बाद से कास्ट सेंसस होना बंद हो गया है। हम SC/ST की गिनती करते हैं, लेकिन कास्ट सेंसस, भारत जातियों का देश है, सभी कम्युनिटीज़ की गिनती नहीं होती है। हमारे अब जो 2021 में सेंसस होने जा रही है उसमें अब कोई किसी प्रकार का विवाद रह नहीं गया है, क्योंकि देश भर के तमाम राजनीतिक दल एकमत हो चुके हैं कि अब जो जनगणना हो वो कास्ट सेंसस हो। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने स्वयं बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को महसूस कर रहे हैं। इट्स अ पॉलिसी मैटर, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर निर्णय करना है और मुझे लगता है कि सभी पक्षों से राय मशवरा करके वो एक उचित निर्णय पर पहुंचेंगे भी। हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि देश के अंदर अब कास्ट सेंसस होनी चाहिए और हमारे पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनकी आबादी के प्रामाणिक आंकड़े आने चाहिए, जिससे सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका सही मायनों में जो लाभ है योजनाओं का वो पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। एक और सवाल उठता रहा है, वो है कोटा विद इन कोटा। उत्तर प्रदेश में भी इस पर बहुत चर्चा चल रही है। तो आरक्षण के भीतर जो आरक्षण है, इसको लेकर के सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी आनी है, तो आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है और मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना प्रतिनिधित्व शासन में, सत्ता में, शिक्षा में, रोजगार में होना चाहिए। किंतु इसका आधार क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप कास्ट सेंसस करते हैं तो आपके पास प्रामाणिक आंकड़े आएंगे। जब आपके पास आबादी के सही आंकड़े नहीं है तो आप कोटा कैसे निर्धारित करेंगे और सब कोटा कैसे निर्धारित करेंगे? आपको पता ही नहीं है कि मेरा कितना जायज हक बनता है। तो आप आबादी की काउंटिंग कराइए और जो सही आंकड़े आते हैं उसके आधार पर सबको प्रतिनिधित्व दीजिए। यही तो देश को एकजुट रखने का तरीका भी है। लेकिन पहले आपके एनडीए पार्टनर भी रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और जो दूसरे ऐसे नेता हैं वो अभी मांग रहे हैं कि आप आरक्षण के भीतर आरक्षण करिए, क्योंकि ओबीसी के भीतर भी जो बड़ी जातियां हैं, जो प्रभावशाली जातियां हैं, ज़्यादा कोटा उनके पास जा रहा है। मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि 1931 में जब मंडल कमीशन आया तो उन्होंने 90 के दशक में जब आया तो 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पे उन्होंने कहा कि पिछड़ों की आबादी 54% है। उसके बाद कास्ट सेंसस हुई नहीं, तो हम प्रामाणिक आंकड़ों पर तो चल ही नहीं रहे हैं। 27% का आरक्षण कोटा तय कर दिया गया। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि आप कास्ट सेंसस करा के जो असली आंकड़े हैं उनको लेकर आइए, जिसका जितना जायज हक बनता है, जितना प्रतिनिधित्व और भागीदारी उसको मिलनी चाहिए, उसे निश्चित रूप से दीजिए। कौन ज्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है, ये तभी फैसला आप कर पाएंगे जब आपके पास कोई सब्सटैंटिव कोई आंकड़े होंगे, और ये काम करना तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का काम है। एक और सवाल है कि बीजेपी ने जो 2017 का जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने छोटी छोटी जातियों का एक पूरा दलों का एक गठबंधन बनाया। इस बार आपके और निषाद पार्टी के अलावा बीजेपी का गठबंधन बड़ा नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी को बड़े गठबंधन के साथ ही बीजेपी जीत पाएगी, या आपको लग रहा है बीजेपी जिस तरीके से इस वक्त चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने की आगे बात कर रही है, तो ये गठबंधन काम करेगा या चेहरा काम करेगा? देखिए, चेहरा कौन रहेगा ये तय करना भारतीय जनता पार्टी को है। हम लोग एक सहयोगी दल हैं और ये हम अपने बड़े भाई के ऊपर ही छोड़ते हैं। मेरा ये ज़रूर कहना है कि पिछली बार 2017 में जब हम चुनाव लड़े तो माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, और ये सच है कि उन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को और अपना दल को अपने साथ जोड़ा, और सभी
छोटी बड़ी जातियों को मिलाकर एक बहुत अच्छा उन्होंने समीकरण तैयार किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा रिजल्ट भी देखने को मिला। और अभी राजभर जी साथ में नहीं है, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जी बीच में जुड़े और समाज में उनका एक अच्छा संघर्ष भी रहा है। मुझे लगता है कि एक बार फिर माननीय गृह मंत्री जी के देखरेख में होगा तो निश्चित रूप से सभी लोग जुड़ेंगे भी और सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। अब आखिरी सवाल ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये चुनाव किसके किसके बीच है? क्या एनडीए और सपा की सीधी लड़ाई है, या जिस तरीके से एनडीए, कांग्रेस, सपा, बसपा सब लड़ रही है, तो आपको क्या लगता है ये लड़ाई सीधी होने जा रही है या सबके लिए स्पेस हो? नहीं, देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती होती है और मुझे लगता है कि बहुत सारे पार्टीज को लड़ना भी चाहिए। सब लोग लड़ भी रहे हैं, लेकिन परिणाम तो स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है। एक बार फिर जनता का समर्थन एनडीए को, गठबंधन को मिलेगा। लड़ाई किससे होगी, सपा से, बसपा से? मुझे तो लगता है कि कोई लड़ाई में है नहीं, सब लोग ऑपोजिशन में कौन बड़ा बन जाए इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार तो एनडीए फिर से बनाएगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ थी अनुप्रिया पटेल, अपना दल की नेता, केंद्रीय मंत्री, साफ तौर पर कह रही हैं कि इस बार कुछ मुद्दे ज़रूर हैं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी।